हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम जूनियर सुपर टेट एग्ज़ाम के साइंस टीचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग विद्युत चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं 6, 7, 8 क्लास के उन चैप्टर्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन मेरे ख्याल से उन चैप्टर्स को थॉरो पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी होता है पूरा चैप्टर पढ़ लो और उसमें 1 या 2 पॉइंट ही काम के मिलते हैं, क्योंकि वो जिस लेवल से लिखी गई हैं उस लेवल पर क्लास 6, 7, 8 में बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, वो वेल नोन है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। सो जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, और जो अभी तक आते रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को लेकर के हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, 2 प्रोटॉनों, 2 इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल को कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही बहता है। कहीं ना कहीं चार्ज डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से चार्ज करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो जब भी सेम चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमेशा उनके बीच रिपल्शन होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच 2 प्रोटॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 प्रोटॉन हो, जब भी अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। और इस तरह का कोई भी बल, या वो आकर्षण बल हो या वो प्रतिकर्षण बल हो, उसे हम विद्युत बल कहते हैं। मतलब देखते हैं, 2 उदासीन परमाणुओं के बीच विद्युत बल होता है। तो जो न्यूट्रल चार्ज होगा, न्यूट्रल एटम होंगे, उनके बीच कोई रिपल्शन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो इस तरह से कोई बल ही उनके बीच कार्य नहीं कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में उनके बीच जो विद्युत बल होगा वो शून्य होगा, 0 होगा, क्योंकि ना ही वो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ना ही प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ना ही आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि उदासीन है। उन जो 2 एटम्स हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु A से n इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरी वस्तु B को दे दिया जाए तो B पर धनावेश लगेगा। तो आपको वो इक्वेशन बतानी है। जब A से इलेक्ट्रॉन्स लिए गए, ये कोई A है, इससे इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और B के पास चला गया। अब ये तो तय है कि B जो होगा, इसके पास प्रोटॉन्स रहे होंगे ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से इस तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित हुए। तो जो इक्वेशन बनेगी ए के लिए, वो ए ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, आप ये चीज़ पहले देख चुके होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो ए इलेक्ट्रॉन देने के बाद A+ हो जाएगा। और जो इसके लिए इक्वेशन बनेगी वो n × E धनावेश के लिए बनेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन बी ने रिसीव किया है, बी ए के लिए ऋणी हो गया एक तरह से देखा, क्योंकि उसने उससे उधार लिया हुआ है चीज़। तो जो चीज़, जो एटम दूसरे एटम से कुछ लेता है, वो हमेशा उसके पास निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो बी के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ऋणावेश के साथ, मतलब निगेटिव साइन के साथ बनेगी, n × E ऋणावेश। इक्वेशन दोनों पर जो फॉर्मूला बनेगा, ये इक्वेशन बनेगी, वो n × E ही होगी दोनों के लिए। बट जो ध्यान रखने की चीज़ है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ए के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बी के पास निगेटिव चार्ज आएगा। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के बीच आवेशों के असंतुलन के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, जब भी आवेश मतलब चार्ज का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, चार्ज डिसबैलेंस होते हैं, कहीं पर पॉजिटिव ज़्यादा है, किसी जगह निगेटिव ज़्यादा है, तो उनके बीच अट्रैक्शन शुरू होता है।
एक तरफ से वो रिपल होंगे, उसकी जिसकी वजह से वो फ्लो होना शुरू होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब उसके पड़ोस वाला एटम उसको धकेलेगा आगे की तरफ उसको भेजेगा, और उस तरह से वो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। मतलब एक ही टाइम पर एक तरफ अट्रैक्शन और एक तरफ रिपल्शन, दोनों ही फोर्स काम करते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के आवेशित मूल कण हैं। आवेशित मूल कण का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, जो कि चार्ज मतलब आवेश जिसे बोलते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन आप जानते हैं चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। तो जो आवेशित मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि मे भी अलग इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन दे दिया जाए तो सबको लगता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की प्रेजेंस होती है, तो कुछ ये हो सकता है सही। लेकिन जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, लेकिन इसे निकाला भी जा सकता है E बराबर mc² से, mc² फॉर्मूले से। नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये किलोग्राम में दिया हुआ है, प्रोटॉन का भी किलोग्राम में दिया हुआ है। 9.1 है इलेक्ट्रॉन, 1.6 है प्रोटॉन, और इसके साथ में 10⁻⁻31 जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, और 10⁻⁻27 प्रोटॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में आवेश की मात्रा होती है। वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान पढ़े थे। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश की मात्रा के बारे में पूछ रहा है। तो इसको आवेश को, चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं, या Q से भी आपको फॉर्मूले में आगे लिखा मिल सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में आवेश की मात्रा होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन्स के चलने की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमेशा विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत होगी। मैंने एक फिगर भी बनाया हुआ है इस चीज़ को इजीली समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो हमेशा सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये आवेश इस तरह से तो चार्ज चल रहा है, लेकिन धारा जो करंट है वो कैसे फ्लो होगा, वो हमेशा अपोजिट फ्लो होगा। जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो माइनस से प्लस की तरफ, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ फ्लो होता है चार्ज, लेकिन करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है उसके विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। पूरे क्वेश्चन के जो आंसर उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश मतलब प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही आप ले सकते हैं, धनावेश की गति की दिशा में तथा ऋण आवेश की गति की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है। तो आई होप ये एक छोटी सी लाइन बहुत इजी है, और इस फिगर को ध्यान रखिएगा कि चार्ज माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होता है और करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता क्या है? तो मैंने पूरा एक डेफिनेशन ही ले ली है इस चीज़ को समझने के लिए। विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I = Q/T,
क्योंकि समय आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होता है Q अपॉन टी, और ये आपने फॉर्मूला लिखा देखा हो Q इक्वल टू आई टी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये जिस तरह से इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का टी का मात्रक होता है, सॉरी यहाँ समय लिख गया है सेकंड, तो जो आई का मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर होता है। इसके लिए एक मात्रक यूज़ करते हैं जो कि क्या है, एम्पियर। एम्पियर इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने विद्युत धारा का मात्रक देखा, अब आवेश का मात्रक देखते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का हमने भी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला वही है, हमने पढ़ा था I इक्वल टू Q बाय टी। ये था करंट और ये था चार्ज, मतलब आवेश। अब हमें आवेश का मात्रक निकालना है। हम Q इक्वल टू आई टी हमने उस फॉर्मूले से लिखा था। I होता है एम्पियर और T तो सेकंड है, और एम्पियर इंटू सेकंड होता है कूलाम। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको दोनों ही कंडीशन दिए हो सकते हैं, या फिर एम्पियर सेकंड दिया हो सकता है या फिर कूलाम दिया हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को माइंड में रखिएगा, और बेहतर ये है कि आप फॉर्मूले को ही माइंड में रखें, तो मात्रक याद करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको पता है Q इक्वल टू आई टी होता है तो आई एम्पियर है, T सेकंड है, और एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम कहते हैं। नॉर्मली आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है या फिर एम्पियर इंटू सेकंड होता है। अगला विद्युत चालक, अचालक और अर्धचालक। देखिए विद्युत चालक जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, मतलब जिनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। अचालक वो होते हैं जो उसको फ्लो होने नहीं देते हैं। अर्धचालक वो होते हैं जो किसी विशेष परिस्थितियों में चालक का काम करते हैं, कुछ विशेष चीज़ों के साथ मिलने के साथ। आगे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन जो अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके वो जानने की ज़रूरत बहुत है। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। विद्युत चालक, पृथ्वी विद्युत की चालक है, हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी विद्युत चालक है। सभी धातुओं तथा अम्लों, क्षारों, लवणों के जलीय विलयन विद्युत चालक होते हैं। आगे देख लेते हैं वैद्युत रोधी या वैद्युत अचालक पदार्थों के उदाहरण में भी आप थोड़ा सा ये देखने में प्रॉब्लम हो, बट प्लीज़ एडजस्ट करिएगा इस चीज़ को। रबड़, अब्रक, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, चीनी मिट्टी, लाख, कागज। और जो इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है विद्युत अचालक का, शुद्ध आसुत जल, मतलब डिस्टिल्ड वाटर। वाटर तो चालक है, विद्युत का चालक है, गुड कंडक्टर है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है वो विद्युत अचालक होता है। वो करंट को फ्लो नहीं होने देते क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट, परंतु आसुत जल में थोड़ा सा अम्ल, क्षार अथवा लवण मिलाने पर यह विद्युत चालक की भांति काम करता है। अब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया कि कोई आसुत जल है जिसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दिया गया, या फिर थोड़ा सा नमक मिला दिया गया, NaCl मिला दिया गया जो कि इस सोडियम क्लोराइड है, या फिर जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, या फिर कोई एसिड मिला दिया गया, बेस मिला दिया गया। अब उस स्थिति में ये किस तरह से काम करेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो विद्युत अचालक है, लेकिन उस स्थिति में ये विद्युत चालक की तरह काम करेगा। सो इस चीज़ को याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिल्ड वाटर विद्युत अचालक है, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा अम्ल, क्षार या लवण मिला देते हैं तो ये विद्युत चालक की तरह काम करता है। आगे देखते हैं विद्युत अचालक क्या होते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चालक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु विशेष भौतिक परिस्थितियों पर, जैसे उच्च ताप अथवा शुद्धियों की उपस्थिति में चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसके दो अच्छे से एग्जाम्पल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
आपने अगर 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो एनपीएन और पीएनपी डायोड पढ़े होंगे, जिसमें इसका बड़ा अच्छा यूज़। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे देखते हैं, धातुओं के परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में कुछ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रतापूर्वक अनियंत्रित अथवा यादृच्छिक, मतलब रैंडमली कोई उनका सेलेक्टेड पाथ नहीं है, वो किधर भी मोशन करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस तरह के इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है, कुल विस्थापन, वो शून्य होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि रैंडमली गति करते हुए या फिर अनियंत्रित गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों का जो कुल विस्थापन होता है वो कितना होता है, वो शून्य होता है। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं, धातु में विद्युत चालकता होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, धातु में विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे चलने के लिए तभी वो चालक की भांति काम करेंगे। अगर वो एक साथ बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बंधे हुए हैं, तो फिर वो चालक की तरह काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का सूत्र और मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो सूत्र है वो कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश, V = W/Q। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप कई जगह न्यूमेरिकल्स में यूज़ इसका देखेंगे। और जो इसका मात्रक होता है, ये कार्य है जिसका मात्रक जूल है। Q का मात्रक अभी हमने देखा कूलाम, और जूल/कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। ये आपको जूल/कूलाम के फॉर्म में भी और वोल्ट दोनों के फॉर्म में मिल सकता है। बेस्ट थिंग है, फॉर्मूला याद रखिए। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद्युत धारा के। अभी ये चैप्टर और बाकी है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बाकी हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।